माता की हिंद पुण्यस्थान संघ के सभी पदाधिकारी साहबान, मंच पर विराजमान आदरणीय सुशील मोदी जी, श्री अश्विनी उपाध्याय जी, श्री शंभुनाथ श्रीवास्तव जी और सभी बहनों और भाइयों, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जितनी अच्छी ढंग से अश्विनी जी ने रखी है, अब उसके बाद बाकी कोई बात रह नहीं जाती। मैं क्योंकि 6 धर्मों का वकील हूँ सरकार की तरफ से, सिख धर्म का, क्रिश्चियंस का, पारसियों का, मुस्लिम्स का, जैन का, बौद्ध का, तो मेरे पास भी लोग आते हैं कि अब क्या हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, ये मोदी जी ने नया एक हमारे लिए खतरे की बात शुरू कर दी। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जब आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो संवैधानिक कमेटी के चेयरमैन थे और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और उनके साथियों ने इनके बारे में सोचा, तब मोदी जी तो पैदा नहीं हुए थे और ना ही मैं पैदा हुआ था। तो अब ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? पहले तो इसकी ज़रूरत थी, तभी संविधान के निर्माताओं ने इसके बारे में सोचा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन शायद फिर कुछ कमजोरी आ गई, तो उन्होंने कहा कि इसको हम ठंडे बस्ते में रख देते हैं। और वो ठंडे बस्ते में रखते रखते बहुत दूर तक निकल गए। लेकिन एक सिख जज ने, जस्टिस कुलदीप सिंह ने, एक केस में ये सोचा क्या केस उसके सामने आया। एक हिंदू भाई ने शादी की, जब उसके वाइफ से झगड़ा हुआ तो वो मुसलमान बन गया। तो उसने कहा कि दूसरी शादी कर लेते हैं। तो जज साहब कहने लगे, ये कौन सा मजाक कर रहे हो? जब तुमने शादी की तब तुम हिंदू थे, हिंदू धर्म के अनुसार जो तलाक का नियम है आपको उसको पालना करनी चाहिए, और जब तक आप ये दूसरी शादी करके एडल्ट्री कर रहे हो, आपके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो वो जज साहब का हुक्म हुआ। तो लेकिन जज साहब ने एक बड़ी सख्त जो है टिप्पणी उस पर कर दी, कमेंट कर दिए वो कि ये ठंडे बस्ते में रखना एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये सरकारें इसको क्यों लेके बैठी हैं, मुझे ये इसके बारे में चिंता हुई। तो ये अकेला नहीं है, ऐसी जो घटनाएं थी, एक व्यक्ति का मैं नाम नहीं लूँगा, उसको अपनी वाइफ प्रकाश कौर से सिख फैमिली से संबंध था, तो उसने एक और शादी करनी थी, तो वो दिलावर खान बन गया। और जो जिस बहन ने उससे शादी करनी थी वो आयशा बन गई। शादी तो हो गई किसी ने शोर नहीं मचाया, लेकिन वो दिलावर खां और आयशा एक दिन के लिए ही बने जब निकाहनामा लिखा गया। आज वो फिर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है। तो ऐसा कानून के साथ जो मजाक होता है, जो इन प्रोविजंस को तोड़ा जाता है, उसके बारे में अकेले जस्टिस कुलदीप सिंह ने ही नहीं, 8 और जजेस ने भी उसमें बारे में जो है कमेंट्स लिखे हैं और सरकार को कहा कि आप ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को ठंडे बस्ते से निकालिए, उसको लागू कीजिए। जो पिछला लॉ कमीशन था उसने इसके बारे में क्वेश्चनियर भेजा
और लोगों को कहा कि अपनी राय दी जाए। नए लॉ कमीशन ने भी वही बात कही है कि ये हम आपको क्वेश्चनर भेजते हैं, ये कॉन्सेप्ट पेपर है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसको कैसे होना चाहिए। तो मेरे पास जो भाई आए, आज तो ख़त्म हो गई डेट, मैं सभी को यही कहता रहा कि आप अपनी जो है राय, इसके ऊपर जवाब जो है वो लिख के भेजिए, जिससे आपकी सभी बातों को लॉ कमीशन ध्यान में रखेगा, फिर सरकार के पास इसको लागू करने के लिए भेजा जाएगा। ये उनके पूरा एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चनर आया और बिना सोचे समझे इसको आगे भेज दिया गया। महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए, देश की जो हमारी आज़ादी है इसको आगे बढ़ाने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए, मजबूत करने के लिए एक बड़े लोगों की, एक मजबूत आदमी की, एक मजबूत फैसले लेने की वाले आदमी की ज़रूरत होती है। अब माइनॉरिटी कमीशन के बारे में मैं सोच रहा था, अश्विनी जी भी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाते रहते हैं, तो मैंने एक दिन अडवाणी जी से मिला काफ़ी देर पहले, तकरीबन साल पहले, तो वो मुझे बताने लगे, जो मेरे लिए भी एक हैरानीजनक बात थी। उन्होंने ये कहा कि 1947 से 1977 तक केवल माइनॉरिटीज़ को डराया जा रहा था। जब मोरारजी देसाई की भाई की गवर्नमेंट बनी तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी फॉरेन मिनिस्टर थे और अडवाणी जी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, तो हमने कहा भाई इनके अंदर का डर तो निकालो, ये भारतीय हैं, इनको भारतीयों की तरह जीने का हक मिलना चाहिए। जो ये सेंस ऑफ इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो है, और डर जो है, ये तीनों चीज़ों को ख़त्म करो। एक ही जो मोरारजी भाई उनकी बात मान गए और 12 जनवरी 1978 को 2 कमीशन बने, एक था माइनॉरिटीज़ कमीशन और एक था शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन। दोनों के जो अध्यक्ष थे उनको यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया गया और सोचा गया कि ये जो डर की भावना, ये खतरे की भावना, सेंस ऑफ इनइक्वालिटी है, इसको हम ख़त्म करेंगे। लेकिन अभी ये कमीशन बच्चा ही था को इसका बाप मर गया, मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट टूट गई जुलाई 79 में। तो अब फिर उनके पास आ गया जिन्होंने 30 साल तक लोगों को डराया था, ये फिर वापस उनके पास पहुंच गया, क्योंकि चरण सिंह जी की जो कुछ समय के लिए गवर्नमेंट बनी उसको कांग्रेस की सपोर्ट थी। तो ये डर और जो है इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन की भावना को जब तक ख़त्म कर पाते, तो उन्होंने एक 15 पॉइंट प्रोग्राम बना दिया कि ये भाई इनकी एजुकेशन के लिए काम करेंगे, मदरसे अलग बना देंगे, ये अलग कर देंगे, वो अलग कर देंगे। फिर वहीं का वहीं ले गए वापस दोबारा। तो मैं अभी सोच रहा था, मुझे कहने लगे ये 15 पॉइंट प्रोग्राम का बुकलेट है, आप इसको लेके, हम इसके लिए आगे लेके जाते हैं। तो मैंने ये कहा कि देश के हर नागरिक के लिए अभी तक मोदी सरकार ने 125 डेवलपमेंट स्कीम बनाई है। जो किसान सम्मान निधि है, क्या उस पर लिखा है कि दूसरी एक ही कौम के लोगों के लिए है, ये माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है, जो भी किसान है उसके लिए मिलेगा। एजुकेशन में भी सभी के लिए मिलेगा, और जो ये इंश्योरेंस का बेनिफिट है तो वो भी सभी को मिलेगा। अगर यही स्कीमें, इफ़ वी हैव 125 स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज़ फॉर एवरी इंडियन, देन वाई माइनॉरिटीज़ को अलग से 12 में क्या मिलेगा। तो अब मैं जहाँ जाता हूँ मैं उनको बोलता हूँ कि देखिए, देश में 125 स्कीमें सारे भारतीय नागरिकों के लिए हैं, और आपके लिए तो और भी ज़्यादा कि 12 स्कीमें और भी आपको मिल गई, आपके 137 हो गई, क्योंकि 3 स्कीमें तो पुलिस के बारे में है, 13, 14 एंड 15, जिसमें है हाउ टू प्रिवेंट क्राइम अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, तो हाउ टू डिटेक्ट क्राइम एंड हाउ टू प्रोसिक्यूट देम। उसमें ज़्यादा कुछ
सरकारों का करने वाला नहीं है, यह ज़्यादा पुलिस का काम है। सो ऐसी स्थिति में अब भी किसी ने ना तो कॉन्सेप्ट पेपर पढ़ा है और ना ही पढ़ा है क्वेश्चनियर, तो सीधा रिएक्शन होता है, क्योंकि अपोजिशन का काम होता है एक सरकार ने जो फैसला लिया वो लोगों के कितना भी पक्ष में हो उन्होंने विरोध करना ही करना है। तो हमने कहा जो अभी मैं तो आई बिलोंग टू द सिख रिलीजन, तो मुझे एक लेखक हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैंने इसको पढ़ा सारे को, और मेरे साथ कुछ लोगों ने चर्चा की। मैंने कहा भाई, आनंद मैरिज एक्ट 1909 में बना था, जिसमें जैसे अश्विनी जी बता रहे थे कि सिख मैरिज जो है, जो लामा फेरे हमारे होते हैं वो रजिस्टर होंगे, उसको लीगल वैलिडिटी मिलेगी। लेकिन कोई भी कानून तब ही लागू होता है, लॉ इज़ फॉर द गाइडेंस ऑफ द पब्लिक एंड रूल्स आर देयर फॉर द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। जब तक रूल्स ना बने लॉ का कोई फ़ायदा नहीं। सो इन दिस पर्टिकुलर केस जो आनंद मैरिज एक्ट है उसमें आज तक रूल नहीं बने, पंजाब में भी रूल नहीं बने।